अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, चैप्टर नंबर 1, सेक्शन का वर्ड आर सेक्शन नंबर 149 से लेकर सेक्शन नंबर 172 तक। सेक्शन नंबर 149 सब सेक्शन नंबर 1 कहता है कि एक प्राइवेट कंपनी के केस में 2, पब्लिक कंपनी के केस में 3, 1% कंपनी के केस में 1, ये मिनिमम डायरेक्टर्स जो आपके बोले गए हैं। इसके बाद इंडिविजुअल्स ही होते हैं जो डायरेक्टर्स का रोल निभा सकते हैं, बाकी कोई नहीं हो सकता। मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो हो सकते हैं वो 15 हो सकते हैं। अगर एओ में आप कोई उससे नीचे की लिमिट स्पेसिफाई कर सकते हो तो आप स्पेसिफाई कर सकते हो। अब इसका पहला प्रोविजो कहता है 149 का कि अगर 15 की लिमिट को एक्सीड करना है तो एसआर पास करके उस 15 की लिमिट को आप एक्सीड कर सकते हो। बट अगर मान लो एओ में 12 की लिमिट लिखी हुई तो पहले तो एओ को अमेंड करवाओ, उसके बाद 15 की लिमिट को एक्सीड करने के लिए आप एसआर पास करवाओगे। देन कम सेकंड प्रोवाइजर टू सेक्शन 149 सबसेक्शन नंबर 1, जो कहता है कि वुमेन डायरेक्टर हर कंपनी में होगी। कौन सी क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनी जिसमें वुमेन डायरेक्टर होगा? कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल ऑफ 100 करोड़ और मोर एंड टर्नओवर ऑफ 300 करोड़ और मोर विल हैव वुमेन डायरेक्टर्स। ठीक है, एक वुमेन डायरेक्टर उन कंपनी में होगी। इसके बाद आता है अगर मान लो वुमेन डायरेक्टर जो आपने अपॉइंट करके रखी है, अगर उसमें कोई वैकेंसी निकल के आ जाती है तो क्या होगा? अगर वैकेंसी निकल के आ जाती है तो अगली बोर्ड मीटिंग जो आप कंडक्ट कराओगे, अगर वो 3 महीने के अंदर कंडक्ट करा लेते हो तो अगली बोर्ड मीटिंग, मतलब तो 3 महीने का टाइम होता है। अगर 3 महीने तक बोर्ड मीटिंग कंडक्ट नहीं कराते हो तो जैसे ही अगली बोर्ड मीटिंग कराओगे वो विच एवर इज लेटर, ये टाइम आपको दिया गया है टू फुलफिल दिस। इन द केस ऑफ कंपनीज, जैसे ये एक्ट आया था वहाँ पर पहले वुमेन डायरेक्टर की कोई कंडीशन नहीं थी, ये कंडीशन बाद में डाली गई। तो ये एक्ट आने के 6 महीने के अंदर जो एग्जिस्टिंग कंपनीज थी उनको ये कंप्लाई करना था। ठीक है, और जो शेयर कैपिटल टर्नओवर की लिमिट है वो आप पिछले फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से वहाँ से देख लोगे। 149 सबसेक्शन नंबर 2 कहता है कि एवरी कंपनी जो है इस कमेंसमेंट ऑफ एक्ट से 1 साल के अंदर अंदर इन प्रोविजंस को, सबसेक्शन नंबर 1 के प्रोविजंस को कंप्लाई करेगी। यानी मिनिमम नंबर डायरेक्टर्स की जो बात कर रहे हैं उसको कंप्लाई करने की बात कर रहा है। वुमेन डायरेक्टर के लिए 6 महीने का टाइम दिया गया था। 149 कहता है कि हर कंपनी के अंदर एक एटलीस्ट एक डायरेक्टर ऐसा होगा जो इंडियन रेजिडेंट एक तरीके से हो, यानी कि उसने इंडिया में 182 डेज या उससे ज़्यादा का पीरियड पिछले साल में मतलब ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर निभाया हो। अगर मान लो कंपनी आपकी 1 फरवरी को बनाई जाती है तो जो डेज निकालेंगे वो निकालेंगे 28 + 31 डिवाइड बाई 365 इंटू 182, तो उतने डेज उस बंदे ने इंडिया में कंप्लीट कर लियो। इन द केस ऑफ न्यू कंपनी के प्रोपोर्शनल हो जाता है, ये प्रोवाइड होता है, इसका हो गया। 149 सबसेक्शन नंबर 4 कहता है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, हर लिस्टेड पब्लिक कंपनी के केस में आपके 1/3 नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होंगे ही होंगे। 1/3 टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होंगे। लिस्टेड पब्लिक कंपनी के इसमें 1/3 अगर 0.33 निकल के आता है, 0.67 निकल के आता है तो उसकी नेक्स्ट राउंडिंग ऑफ होती है, यानी कि अगली राउंडिंग ऑफ कर देते हो। और सीजीए अगर चाहे तो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं मिनिमम डायरेक्टर्स, अलग पब्लिक कंपनी के में सीजी प्रिस्क्राइब करेगी। सीजी ने जो प्रिस्क्राइब कर रखा है नंबर, वो कर रखा है कि अगर आपके जो पब्लिक कंपनी है जिसका आपका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ और मोर है, टर्नओवर 100 करोड़ और मोर है, आउटस्टैंडिंग लोन्स, डिबेंचर्स, डिपॉजिट्स की बात हो रही है, उनके इंटरेस्ट की बात नहीं हो रही, लोन्स, डिबेंचर, डिपॉजिट, इन सबका टोटल अगर आपको 50 करोड़ से ऊपर का है तो उस कंपनी में आपको एटलीस्ट दो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपॉइंट करके रखने पड़ेंगे। अब मान लो अगर ऑडिट कमेटी वगैरह का सेक्शन पढ़ते हो, वहाँ पर बोला गया 1/3 वगैरह डायरेक्टर्स आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं, हाफ से ज़्यादा आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। ऑडिट कमेटी में एनआरसी, एसआरसी वगैरह में कहीं भी बोला गया कुछ भी, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ज़्यादा निकल के आते हैं तो आपको ज़्यादा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपॉइंट करने पड़ेंगे। उसके बाद इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो आपके होते हैं, कंडीशन जो यहाँ पर है ये हम पिछले फाइनेंशियल ईयर से एक बार तो देख लेते हैं। उसके बाद अगर मान लो एक बार ये कंडीशन कंप्लाई हो गई तो 3 साल कंजिक्यूटिवली आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना पड़ेगा। अगर 3 साल आप इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते हो, यानी कि तीनों साल तक आपका जो पेड अप कैपिटल वो 10 करोड़ दिया उससे नीचे, 10 करोड़ से नीचे रहता है, टर्नओवर 100 करोड़ से नीचे रहता है, आउटस्टैंडिंग लोन, डिबेंचर, डिपॉजिट आपके 50 करोड़ तक या उससे नीचे रहते हैं, तो फिर आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है। एक बार अगर आपने इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर लिया, अगले 3 साल तक आपको अपॉइंट करना पड़ेगा। इसके बाद अगर कोई वैकेंसी वगैरह हो जाती है तो उसके लिए भी आपको वही 3 महीने का टाइम दे रखा है। अगर बोर्ड मीटिंग हो जाती है आपकी अगले 3 महीने में तो 3 महीने का टाइम है। अगर बोर्ड मीटिंग 3 महीने नहीं होती तो जब भी बोर्ड मीटिंग करना करा रहे हो वो टाइम आपको दे रखा है। उसके बाद अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज के केस में एग्जाम्शन दे रखी है, 3 पब्लिक कंपनीज को एग्जाम्शन दे रखी है हमने। वैसे ये सेक्शन ही पब्लिक कंपनीज पे एप्लीकेबल होता है, लेकिन अगर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो एग्जाम्शन दी जाएंगे। लिस्टेड केस में एग्जाम्शन नहीं है। अनलिस्टेड केस में आपकी एक तो जॉइंट वेंचर का हमने एग्जाम्शन दे रखी है, होली ऑन सब्सिडी को एग्जाम्शन दे रखी है और डोरमेंट कंपनी को एग्जाम्शन दे रखी है। फिर निकल के आता है आपका सेक्शन नंबर 149 सबसेक्शन नंबर 4 का सबसेक्शन नंबर 5 निकल के आता है कि इस एक्ट के आने के 1 साल के अंदर आपको ये अप्लाई करना पड़ेगा। सेक्शन नंबर 149 सबसेक्शन नंबर 6 किस चीज़ की बात करता है? वो बात करता है कि अगर आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपको अपॉइंट करना है तो एमडी, डब्ल्यूटीडी और नॉमिनी डायरेक्टर नहीं होगा। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कैन नॉट बी एमडी, कैन नॉट बी डब्ल्यूटीडी, कैन नॉट बी नॉमिनी डायरेक्टर। उसके बाद वो बंदा होगा जो एक्सपर्टाइज रखता होगा, एक्सपीरियंस रखता होगा, इंटीग्रिटी रखता होगा, वो प्रमोटर नहीं होगा कैश का, वो रिलेटेड नहीं होगा प्रमोटर से और डायरेक्टर्स के, कैश के प्रमोटर और डायरेक्टर से वो रिलेटेड भी नहीं होगा। कैश का मतलब होता है कंपनी, एसोसिएट कंपनी, सब्सिडी कंपनी, होल्डिंग कंपनी। उसके बाद उसका कोई भी पिक्यूनियरी रिलेशनशिप नहीं था। पिक्यूनियरी रिलेशनशिप यानी कि कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन उसका नहीं था। अगर था तो रेम्यूनरेशन वाला ट्रांजेक्शन वो कर सकता है कंपनी के साथ, या फिर कोई और ट्रांजेक्शन कर सकता है, लेकिन वो
10% ऑफ हिज टोटल इनकम से ऊपर का नहीं होना चाहिए। अप टू 10% ऑफ टोटल इनकम का ऑफ हिज टोटल इनकम, यानी उस डायरेक्ट टोटल इनकम का 10% का ट्रांजेक्शन तो वो कर सकता है। किससे ट्रांजेक्शन की बात हो रही है? कैश के ट्रांजेक्शन, कैश के साथ ट्रांजेक्शन की बात हो रही है, कैश के डायरेक्टर के साथ ट्रांजेक्शन की बात हो रही है, और कैश के प्रोमोटर के साथ ट्रांजेक्शन की बात हो रही है। इसके बाद बोला गया है कि अगर उसका कोई भी रिलेटिव कहाँ पे डिफाइंड है? 277 के अंदर रिलेटिव डिफाइंड, यानी कि मम्मी पापा की बात हो रही है, भाई बहन की बात हो रही है, चिल्ड्रंस की बात हो रही है, ठीक है, 7 लोगों की बात होती है उसमें। तो 277 में जो रिलेटिव की डेफिनेशन डिफाइंड है उसके साथ रिलेटिव को कवर किया गया है। फिर बोला गया कि कोई भी उसका जो रिलेटिव है वो होल्ड नहीं करता है। क्या नहीं होल्ड करता है? सिक्योरिटीज होल्ड नहीं करता है, इंटरेस्ट होल्ड नहीं करता है। जिसमें कैश में कोई भी सिक्योरिटी इंटरेस्ट होल्ड नहीं करता है। अगर होल्ड करना है तो 50 लाख की फेस वैल्यू के या फिर 2% ऑफ द पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी वो होल्ड कर सकता है। यहाँ पर लोअर या हायर नंबर स्पेसिफाइड है नहीं, तो अपने हिसाब से देख लो। अगर पेड अप कैपिटल कंपनी की दे रखी होगी तो फिर 2% उसका निकाल लेना। अगर सीधे 50 लाख से नीचे का अमाउंट दे रखा है तो फिर 50 लाख की कंडीशन को मान लेना। उसके बाद बोला है कि उसका जो भी रिलेटिव है वो इंडेटेड नहीं है। किस में इंडेटेड नहीं है? कैश में इंडेटेड नहीं है, कैश के प्रोमोटर को इंडेटेड नहीं है, कैश के डायरेक्टर को इंडेटेड नहीं है। पहले वाले केस में जब उसने होल्डिंग सिक्योरिटी की बात करी तो उसने कैश की बात करी, प्रोमोटर वगैरह के पास तो सिक्योरिटी होती नहीं है। इंडेटनेस, हाँ, आप प्रोमोटर को या फिर डायरेक्टर को भी इंडेटेड हो सकते हो, इसलिए यहाँ पे वो चीज़ बोल दी। गारंटी, आपने कोई गारंटी ना दी हो या फिर कोई सिक्योरिटी ना दी हो इन कनेक्शन ऑफ इंडेटनेस ऑफ द कंपनी, ऑफ द एसोसिएट कंपनी, ऑफ द सब्सिडी कंपनी, ऑफ द होल्डिंग कंपनी और देयर मतलब उनके प्रोमोटर्स के लिए और डायरेक्टर ऑफ सच होल्डिंग कंपनी। यहाँ पर डायरेक्टर ऑफ सच होल्डिंग कंपनी क्यों लिखा है नहीं पता, लेकिन डायरेक्टर ऑफ सच होल्डिंग कंपनी लिखा है। यानी डायरेक्टर जो आपका उस पर्टिकुलर कंपनी का है या डायरेक्टर आपका किसी और सब्सिडी एसोसिएट का है, तो उसको एक तरीके से एग्जाम करके यहाँ पे कवर नहीं किया। फिर बोला है कि जो भी पिक्यूनरी ट्रांजेक्शन, यानी कि मान लो आपने सिक्योरिटी भी होल्ड करके रखी हुई है, आपने इंडेंटनेस भी दे रखी हो, आपने गारंटी भी दे रखी है, आपने बाकी ट्रांजेक्शन भी किए हैं, तो सारे के सारे का जो ट्रांजेक्शन आपने किए हैं कैश के साथ, उनका कैश के डायरेक्टर प्रमोटर के साथ नहीं, कैश के साथ आपने जो भी ट्रांजेक्शन किए हैं उनका जो एग्रीगेट है वो आपका 2% ऑफ द ग्रॉस टर्नओवर और टोटल इनकम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद ई में बोला गया है कि वो बंदा ना ही खुद, नीदर हिमसेल्फ नॉर एनी ऑफ हिज रिलेटिव्स, यानी वो बंदा ना ही खुद, ना ही वो बंदा अकोल अलोन या फिर ना ही अपने किसी रिलेटिव के साथ मिलके कंपनी में केएमपी की पोजीशन होल्ड करता है। केएमपी की पोजीशन क्या होती है? की मैनेजिंग पर्सन किसको बोलते हैं? हम बोलते हैं एमडी को, डब्ल्यूटीडी को, मैनेजर को, सीईओ सीएफओ वगैरह को हम केएमपी बोलते हैं, या सीएस को भी बोल देते हैं। आगे जाके ये डिफाइंड है 2 सबसेक्शन 51 के अंदर ये डेफिनेशन है, चैप्टर 3 के अंदर कवर भी हो जाती है। फिर उसने कहा है कि ना ही वो, ना ही उसका रिलेटिव केएमपी था या एम्प्लॉय था। हालांकि अगर पिछले 3 सालों में कभी भी उसका कोई रिलेटिव एम्प्लॉय अपॉइंट होता तो वो अपॉइंटेड रह सकता है केस के प्रोवाइजर में। फिर निकल के आता है कि वो एम्प्लॉय नहीं था या प्रोपराइटर नहीं था, पार्टनर नहीं था। किसका एम्प्लॉय, प्रोपराइटर, पार्टनर नहीं था? किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म का या कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस की फर्म का या फिर कॉस्ट ऑडिटर की फर्म का नहीं था। उस कंपनी के चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है, उस कंपनी एसोसिएट सब्सिडरी होल्डिंग कंपनी के चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी या फिर कॉस्ट ऑडिटर्स हो सकते हैं। फिर निकल के आता है कि वो लीगल या कंसल्टिंग फर्म का मतलब एम्प्लॉय, पार्टनर और प्रोपराइटर नहीं था। कौन सी लीगल और कंसल्टिंग फर्म? जो कि कंपनी का, होल्डिंग कंपनी का, सब्सिडी कंपनी का, एसोसिएट कंपनी का काम करती थी और उस पर्टिकुलर कंपनी का जो टर्नओवर है उससे 10% ज़्यादा या 10% का पैसा जो है वो यहीं से आ रहा होता था। फॉर एग्जाम्पल उसका टर्नओवर 100 रुपये का था, उसमें से 10 रुपये अगर कंपनी, एसोसिएट कंपनी, सब्सिडी कंपनी, होल्डिंग कंपनी से मिला के भी आ रहे होते थे तो भी हम कहते हैं कि उसके अगर एम्प्लॉय थे तो यू कैन नॉट बिकम द डायरेक्ट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी, ठीक है। फिर निकल के आता है कि अगर वो अपने रिलेटिव के साथ मिलकर 2% या उससे ज़्यादा की वोटिंग पावर होल्ड कर रखा है, कंपनी में होल्ड करके रखता है, तो फिर वो अपॉइंट नहीं हो सकता। या फिर किसी भी एनपीओ में वो सीईओ था या फिर कोई भी अच्छी खासी पोजीशन होल्ड करके रखता है जिससे वो उस एनपीओ को कंट्रोल कर सके। उस एनपीओ, कौन से एनपीओ की बात हो रही है? कंपनी, एसोसिएट कंपनी, सब्सिडी कंपनी, होल्डिंग कंपनी, किसी भी एनपीओ को अगर डोनेशन देती हैं और वो डोनेशन उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए 25% से ज़्यादा या 25% की रिसीप्ट के बराबर होता है तो, या फिर 2% से ज़्यादा अगर वो पर्टिकुलर जो आपका एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो आपका 2% या उससे ज़्यादा की वोटिंग पावर कंपनी के अंदर होल्ड करके है तो, या फिर इसने बोला है कि अगर कोई और क्वालिफिकेशन हम जाएंगे तो रूल नंबर 5 में डाल देंगे, उनको भी आप कंप्लाई करते रहना, तभी आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हो, नहीं तो नहीं बन सकते। फिर निकल के आता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 149 सबसेक्शन नंबर 7 में कहते हैं कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर डिक्लेरेशन देगा। पहली बोर्ड मीटिंग जो वो अटेंड करता है उसमें वो डिक्लेरेशन देता है कि उसने 149(6) की सारी कंडीशन कंप्लाई कर ली। पहली बोर्ड मीटिंग में देता है, हर साल की पहली बोर्ड मीटिंग में देता है, और कोई भी चेंज आता है तो उस बोर्ड मीटिंग में वो अपना डिक्लेरेशन दे देता है। उसके बाद बताएगा एक्सप्लेनेशन टू 149(7) की नॉमिनी डायरेक्टर इसको कहते हैं। नॉमिनी डायरेक्टर मतलब होता है जिसको भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने किसी प्रोविजन के या किसी लॉ के हिसाब से या फिर किसी गवर्नमेंट ने या फिर किसी और बंदे ने जो रिप्रेजेंट करने के लिए अपॉइंट कर रखा है उसको हम नॉमिनी डायरेक्टर कहते हैं। फिर बोला है कि 149(8) कंप्लाई करना है आपको, शेड्यूल नंबर 4 को आपको अप्लाई करना है, शेड्यूल नंबर 4 को आपको अप्लाई करके चलो, ये कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोला है कि रेम्युनरेशन वगैरह जो होता है 197 198 के हिसाब से होता है। 197 198 में जो लिमिट्स आपकी हैं वो होती हैं कि आपके डायरेक्टर अगर 1% की लिमिट होती है, 3% की लिमिट होती है, 5% की लिमिट होती है, 10% की लिमिट होती है, 11% की लिमिट होती है, ऐसे करके लिमिट्स वहाँ पे दे रखी हैं। 198 में आपका जो नेट प्रॉफिट होता है जिसके बेसिस पे लिमिट निकलती है उसके कैलकुलेशन के बारे में बता रखा है।
चैप्टर 3 के अंदर कवर हो जाता है। फिर आता है प्रोवाइजर टू सेक्शन नंबर 149 सबसेक्शन नंबर 9, जो बात करता है कि अगर कंपनी के अंदर प्रॉफिट्स एडिक्वेट नहीं थे या फिर कोई भी प्रॉफिट नहीं थे तो 197 सबसेक्शन नंबर 5 को फॉलो करोगे, यानी कि शेड्यूल 5 के अंदर जो आपकी लिखी हुई शेड्यूल 5 के अंदर क्या लिखा होता है कि अगर 5 करोड़ या फिर उससे नीचे का इफेक्टिव कैपिटल होता है, नेगेटिव इफेक्टिव कैपिटल होता है, तो की मैनेजर पर्सन के केस में आपको 60 लाख रुपए पे करने पड़ते हैं, 60 लाख तक पे कर सकते हो। उसके बाद 84 लाख की लिमिट आती है, उसके बाद 120 लाख की लिमिट आती है, फिर 120 लाख प्लस 0.01% ऑफ द इफेक्टिव कैपिटल लिमिट आती है। इफेक्टिव कैपिटल कैलकुलेशन भी उस चैप्टर में बता रखा है, बाकी सब कुछ वही बता रखा है, वहाँ से पढ़ लेना। फिर निकल के आता है कि 149 सबसेक्शन नंबर 10 की बात करते हैं कि जो आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अप टू 5 ईयर्स के लिए अपॉइंट होता है, 5 साल के लिए नहीं, अप टू 5 ईयर्स के लिए आपका अपॉइंट होता है। अप टू 5 ईयर्स का मतलब होता है कि भैया मैक्सिमम जो है वो 5 साल के लिए अपॉइंट हो सकता है, रीअपॉइंट हो सकता है, हाँ बिल्कुल रीअपॉइंट हो सकता है। तो 5 साल के लिए 2 बार रीअपॉइंट हो सकता है, बिल्कुल अपॉइंट हो सकता है। लेकिन जब दूसरी बार आप उसका रीअपॉइंटमेंट कर रहे हो तो आप एसआर भी पास करोगे, एसआर पास करोगे और तभी उसको रीअपॉइंट कर सकते हो, ठीक है। फिर निकल के आता है कि 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स होल्ड करने के बाद, भले 5 साल की की हो या 1 साल के भी आप उसने टर्म होल्ड की हो, 2 कंसेक्यूटिव टर्म होल्ड करने के बाद 3 साल का कूलिंग पीरियड रहेगा ही रहेगा, जिस कूलिंग पीरियड में वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कंपनी के साथ या एसोसिएटेड नहीं रहेगा किसी भी कैपेसिटी में। फिर निकल के आता है एक्सप्लेनेशन कि हमें कब कंप्लाई करना है, तो हमने कहा था कि हमें ये सेक्शन तो कंप्लाई 1 साल में करनी करना था, और जो पीरियड उसने इस एक्ट के आने के पहले कंप्लीट कर लिया था इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने, उसको काउंट नहीं किया जाएगा। 149(13) कहता है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो आपका है वो रिटायर बाय रोटेशन नहीं करेगा। रिटायर बाय रोटेशन नहीं करेगा, इसका मतलब क्या, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपका नॉन रोटेशन डायरेक्टर होता है, उसको रोटेशन डायरेक्टर यानी कि 152 सबसेक्शन 6 कंडीशंस कंप्लाई करने वाले हैं, उसमें हम इस पर्टिकुलर बंदे को काउंट नहीं करते हैं। फिर अगर हम रूल नंबर 5 पढ़ते हैं ऑफ कंपनीज अपॉइंटमेंट क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स रूल 2014, तो वो क्वालिफिकेशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की कुछ और जो बोला था कि वो स्पेसिफाई कर सकता है, क्वालिफिकेशन स्पेसिफाई करी है। क्या क्या स्पेसिफाई करी है कि उसके पास स्किल्स होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, एक्सपर्टाइज होना चाहिए, ये सारा होना चाहिए। कोई भी रिलेटिव अगर आपका अपॉइंट नहीं हो सकता जो इंडिपेंडेंट होता है कंपनी वगैरह में, 50 लाख की लिमिट जो थी वो वहाँ पर स्पेसिफाई करके रखी हुई है। फिर रूल नंबर 6 में बोला गया कंप्लाइंस रिक्वायर्ड बाय पर्सन एलिजिबल एंड वेंडिंग अप एंड विलिंग टू बी अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, यानी कि अगर कोई बंदा पहले से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर था तो 13 महीने का टाइम उसको दे रखा था कि 13 महीने के अंदर वो क्या करेगा, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स मानेसर इंस्टीट्यूट है, वो किस चीज़ का इंस्टीट्यूट है, वो डायरेक्टर एक तरीके से डायरेक्टरेट है, वो डायरेक्टरेट है, वो मेंटेन करता है, पूरा डाटा बैंक मेंटेन करता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का। तो 13 महीने के अंदर अंदर वो बंदा अपना जो भी लिखा होता है वो बता देगा कि हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कंपनी में और अपॉइंट होना चाहते हैं, या फिर कोई नया बंदा अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहता है तो वो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स मानेसर में जो इंस्टीट्यूट है उसको अपना बता देगा। कितने सालों के लिए बनना चाहते हो, 1 साल के लिए, 5 साल के लिए, फॉरएवर के लिए बनना चाहते हो वो बता दोगे। उसके बाद अपनी फीस पे कर देना। डिन वगैरह अगर नहीं है तो डिन वगैरह अप्लाई कर लेना, टाइम दिया जाता है डिन वगैरह अप्लाई करने के लिए। और उसके बाद आपके एक टेस्ट वगैरह होता है इंस्टीट्यूट के कुछ वहाँ पे जो आपका पर्टिकुलर रूल है, जो रूल है वो रूल है कंपनीज क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ डाटा बैंक ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रूल्स 2019, जो स्पेसिफाई करता है, क्या स्पेसिफाई करता है कि डाटा बैंक जो है वो कौन सी इंस्टीट्यूट मेंटेन करेगा, इंस्टीट्यूट की ड्यूटीज़ क्या होती है, वो तुम्हारा एग्जाम कंडक्ट कराता है, वो तुम्हारे स्टडी मटेरियल वगैरह देता है, और अगर तुमने 50% या उससे ज़्यादा का स्कोर किया है तभी तुम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए एलिजिबल होते हो। तो तुम चाहो तो अपने आप को यहाँ पे बनवा सकते हो। उसके बाद आपको बताना भी पड़ता है कि आप डायरेक्टर है क्या पे जिसमें किस कंपनी में अभी प्रेजेंटली हो, किस लिस्टेड पब्लिक कंपनी में हो, लिस्टेड पब्लिक कंपनी में हो, या फिर किस में हो, क्या हो, सारी के सारे डिस्क्लोजर्स आप उसको देते हो। एक रूल की रीड मार लेना, बाकी ये हो जाएगा। फिर निकल के आता है सेक्शन नंबर 150। सेक्शन नंबर 150 जो बात करता है वो बात करता है मेंटेनेंस ऑफ मैनर ऑफ सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ डाटा बैंक रूल्स ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। सेक्शन नंबर 150 सबसेक्शन नंबर 1 कहता है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जिसको आप सिलेक्ट करना चाहते हो वो डाटा बैंक से सिलेक्ट कर सकते हो। डाटा बैंक के अंदर नाम होगा, उसका एड्रेस होगा, क्वालिफिकेशन होगी और एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया होगा। इंस्टीट्यूट मेंटेन करेगा, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स मानेसर में नोटिफाई कर देगा, सीजी ने नोटिफाई कर दिया था 2019 के अंदर, और वो पर्टिकुलर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपका एक्सपर्टाइज वगैरह होल्ड करके रखेगा। इसका प्रोवाइजर निकल के आता है कि अगर जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यानी कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपने कहा कि हमने तो इंस्टीट्यूट का जो पूरा प्रॉपर मेंटेन था वहाँ से ले लिया, नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी भी कंपनी की होगी। कंपनी इसके लिए ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज करेगा। ड्यू डिलिजेंस लेने के बाद ही बंदा जो कंपनी है वो उसको सिलेक्ट करेगी। 150 सबसेक्शन नंबर 2 का मतलब होता है अपॉइंटमेंट जो है वो आप जीएम में अप्रूव कराओगे। जीएम में जब अप्रूव कराने जाओगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए, उसके लिए एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट आप दोगे जिसमें आप बताओगे कि क्या जस्टिफिकेशन है इस पर्टिकुलर बंदे को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हम क्यों बनाना चाहते हैं, इसकी क्वालिफिकेशन वगैरह क्या थी। 150 सबसेक्शन 3 आपका मेंटेनेंस ऑफ डाटा बैंक रूल्स की बात कर देता है। और मेंटेनेंस ऑफ डाटा बैंक रूल्स पर अगर आप पूरी नजर मारते हो तो मेंटेनेंस ऑफ डाटा बैंक रूल्स का क्रिएशन और मेंटेनेंस ऑफ डाटा बैंक वगैरह के बारे में बता रखा है कि वो क्या क्या डाटा उसके पास रहेगा, नेम वगैरह, एड्रेस वगैरह, डिन वगैरह वो रखेंगे। ड्यूटीज़ क्या होती है इंस्टीट्यूट की, 5 ड्यूटीज़ होती हैं, और पैनल वगैरह कौन कौन होता है
होता है, इंस्टीट्यूट कैसे बनता है। अब निकल के आता है सेक्शन नंबर 151। सेक्शन नंबर 151 बात करता है कि स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर आप अपॉइंट कर सकते हो। क्या कंपनी सीईओ मोटो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती है? हाँ। कौन सी कंपनी की बात हो रही है? पब्लिक कंपनी की बात हो रही है कि प्राइवेट कंपनी की बात हो रही है? लिस्टेड कंपनी की बात हो रही है। लिस्टेड कंपनी के इसमें बोला गया है कि लिस्टेड कंपनी अगर चाहे तो सीईओ मोटो या फिर अगर उसको नोटिस मिला है, किससे नोटिस मिला है? कम से कम 1000 स्मॉल शेयर होल्डर से नोटिस मिला है। स्मॉल शेयर होल्डर्स को बोलते हैं। अगर किसी भी बंदे ने 20,000 रुपये तक की नॉमिनल वैल्यू के शेयर्स होल्ड करके रखे तो उसको हम स्मॉल शेयर होल्डर बोल देते हैं। तो स्मॉल शेयर होल्डर 1000 स्मॉल शेयर होल्डर्स और 1/10 ऑफ द नंबर ऑफ टोटल एक तरीके से मेंबर्स। अगर जो भी कम नंबर निकल के आता है, मान लो अगर टोटल नंबर मेंबर्स ही 1000 है तो 1/10 100 निकल के आएगा। 100 मेंबर्स या फिर 1000 स्मॉल शेयर होल्डर्स विच एवर इज लेस, अगर आपके बोर्ड करते हैं कि हमें स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट करना है इन द केस ऑफ लिस्टेड कंपनी या कंपनी सीईओ मोटो चाहे तो वो अपॉइंट कर सकती है। अब जो आपकी नोटिस की बात हो रही है, जनरल मीटिंग के हेल्ड होने के 14 दिन पहले आप ये नोटिस दोगे। अगर उसने शेयर्स वगैरह होल्ड करके तो उसका फुल नंबर वगैरह, शेयर्स वगैरह की डिटेल दे देना, नहीं तो नाम, एड्रेस वगैरह और क्वालिफिकेशन वगैरह उसकी बता देना जिसको आप अपॉइंट करना चाहते हो। जो बंदा आप अपॉइंट करना चाहते हो वो उसके डिन वगैरह कर देगा, वो डिस्क्वालीफाइड नहीं ये बता देगा, अपना कंसेंट एज डायरेक्टर बता देगा। अगर वो बंदा चाहे तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए भी वो अप्लाई कर सकता है, 149 की कंडीशन को अप्लाई करेगा। फिर निकल के आता है कि वो आपका रोटेशन के लिए लायबल नहीं होता। 3 साल के लिए, कंसेक्यूटिव 3 साल के लिए, इससे ऊपर के पीरियड के लिए वो दोबारा डायरेक्टर नहीं बनता। दोबारा तो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर ये अपॉइंट तो हो ही नहीं सकता, और मैक्सिमम अगर वो होल्ड कर सकता है तो 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स के लिए वो डायरेक्टरशिप स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर के तौर पर होल्ड कर सकता है। उसके बाद वो बंदा कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन, 164 की डिस्क्वालिफिकेशन, 167 की डिस्क्वालिफिकेशन या फिर कोई भी 149 के अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो 146 की कंडीशंस को कंप्लाई करते हुए चलेगा। उसके बाद 2 कंपनीज़ में, अगर वो 2 कंपनीज़ में एक साथ में स्मॉल शेयर डायरेक्टर बनना चाहते हो बन सकते हो, बिल्कुल बन सकते हो, लेकिन वो कंपनीज आपस में कॉम्पिटिटिंग कंपनीज ना हो तो आप बन सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब निकल के आता है सेक्शन नंबर 152। सेक्शन नंबर 152 बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स की। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स की बात करता है सेक्शन नंबर 152। सेक्शन नंबर 152 बात करता है कि अगर 152 सबसेक्शन 1 कहता है कि जो अगर कंपनी के मेमोरेंडम में लिखा हुआ है, नहीं कंपनी के आर्टिकल्स में ये चीज़ स्पेसिफाइड है। हाँ, अगर स्पेसिफाइड है कि कौन डायरेक्टर्स बनेंगे तो डायरेक्टर्स बन जाएंगे। अगर कंपनी के आर्टिकल्स में कोई भी चीज़ स्पेसिफाइड नहीं है तो जो आपके पर्टिकुलर्स वो होते हैं, हु आर दी प्रोमोटर्स होते हैं कंपनी या फिर हु आर द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम, उन इंडिविजुअल्स को फर्स्ट डायरेक्टर कंपनी का बना दिया जाता है। 1% कंपनी के केस में जो एक पर्टिकुलर एक ही बंदा होता है उसी को डायरेक्टर बना देते हैं, और 1% कंपनी के केस में एक ही डायरेक्टर चाहिए होता है, मिनिमम डायरेक्टर ये भी बता रखा था। फिर 152 सबसेक्शन नंबर 2 में निकल के आता है कि जो डायरेक्टर होता है वो आपका जनरल मीटिंग में नॉर्मली अपॉइंट होता है। ठीक है। 152 सबसेक्शन नंबर 3 कहता है कि बंदा अगर डायरेक्टर बनना चाहता है तो 152 के हिसाब से जो डिन होता है, यानी कि ये जो डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, फिर कोई भी आइडेंटिफिकेशन नंबर जो वहाँ पे बोला गया है सरकार की तरफ से, वो डिन आपके पास होना मैंडेटरी है। फिर निकल के आता है 152 सबसेक्शन नंबर 4 जो कहता है कि अगर आपको डायरेक्टर बनना है तो सबसे पहले अपना डिन दे दो कंपनी को, और साथ ही में आप डिक्लेरेशन दोगे या कंसेंट दोगे कि हम डायरेक्टर बनना चाहते हैं। 152 सेक्शन नंबर 5 कहता है कि जो बंदा कंसेंट दे देगा, वो कंसेंट जो आपकी कंपनी के पास आती है वो कंपनी 30 दिन के अंदर अंदर उस कंसेंट को आरओसी के पास फाइल कर देगी। प्रोवाइडेड 152 सबसेक्शन नंबर 5 कहता है कि जब आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहे थे तो उसका एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में आप क्वालिफिकेशन वगैरह की सब कुछ चीज़ें बताओगे। 152 सबसेक्शन नंबर 6 इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये कहता है रोटेशनल डायरेक्टर्स की बात करता है। अगर आर्टिकल्स में लिखा हुआ है कि सारे के सारे डायरेक्टर्स, अगर आर्टिकल्स में लिखा है सारे डायरेक्टर्स शैल बी द रोटेशनल डायरेक्टर्स, सारे हो जाएंगे। अगर आर्टिकल्स में कुछ भी ऐसा नहीं लिखा है तो कम से कम टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो कि कंपनी के जीएम में अपॉइंट होते हैं, यानी कि मान लो अगर हम बात करते हैं कि अगर हमने कंपनी के बीओडी ने कोई ऑल्टरनेट डायरेक्टर वगैरह बना रखा है, नॉमिनल डायरेक्टर जो कंपनी की, उसकी बात नहीं हो रही। इसमें लिखा है पर्टिकुलरली साफ लिखा है कि जो जीएम में डायरेक्टर्स अपॉइंट होते हैं उन डायरेक्टर्स में, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो बन ही नहीं सकता, आपका रोटेशन नहीं होता है, उसको छोड़ दो, तो उनको छोड़ के जो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उन टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स का एटलीस्ट टू थर्ड की मतलब होती है वो आपके रोटेशन डायरेक्टर्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी कंपनी में 12 डायरेक्टर्स है तो 12 × 2/3 यानी कि 24/3 यानी कि 8 डायरेक्टर्स आपके रोटेशनल डायरेक्टर्स होंगे। अच्छा, अगर मान लो कोई भी टर्म निकल के आता है 8.33 निकल के आ गया या 8.67 निकल के आ गया, फिर तो आप उसको नेक्स्ट राउंडिंग ऑफ ही करोगे। नेक्स्ट राउंडिंग ऑफ करके वो आपके रोटेशन डायरेक्टर्स निकल के आ जाएंगे। क्वेश्चन 1-2 है जिसमें बोला गया कि नॉन रोटेशन डायरेक्टर्स कितने होंगे, तो नॉन रोटेशन के लिए 1/3 नहीं करके पहले 2-3 करो, उसको नेक्स्ट राउंडिंग ऑफ करो, जो नंबर निकल के आएगा उसको टोटल नंबर डायरेक्टर से माइनस कर देना, वो तुम्हारा आपके निकल के आएंगे कि नॉन रोटेशनल डायरेक्टर्स होते क्या। अब निकल के आता है कि जो रिमेनिंग डायरेक्टर्स है क्या उनको भी आर्टिकल्स वगैरह में स्पेसिफाई कर सकते हैं कि वो कैसे, वो अगर चाहें तो नॉन रोटेशनल बना सकते हो, चाहो तो उनको भी रोटेशनल बना सकते हो। इसके बाद निकल के आता है कि जो भी जनरल मीटिंग होगी आफ्टर द फर्स्ट एजीएम ऑफ द कंपनी, आफ्टर द फर्स्ट एजीएम हर जनरल मीटिंग में आपके रोटेशन डायरेक्टर्स का मतलब एक तरीके से रिटायरमेंट या रेजिग्नेशन होता रहेगा। रेजिग्नेशन नहीं, मतलब उनको हटाते रहेंगे हम, ठीक है। दे शैल रिटायर बाय रोटेशन। आप कितने रिटायर होंगे? 1/3 ऑफ द रोटेशनल डायरेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल आपकी कंपनी में 8 रोटेशनल डायरेक्टर तो 1/3 ऑफ द रोटेशनल डायरेक्टर यानी 2.33। यहाँ पर लोअर राउंडिंग ऑफ होती है, 0.33 है तो 2 पे आ जाओ, 0.67 है तो अगले नंबर पर चले जाओ।
अच्छा 2.33 था 2 पे आ गए, 2.67 था तो 3 पे चले गए, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे करके राउंडिंग ऑफ हो जाती है, वो हमारे क्या हो जाएंगे, वो हमारे उनको हम कहते हैं रोटेशनल डायरेक्टर। अब कैसे रोटेट हो गया, अगर मान लो जो पीरियड ऑफ ऑफिस आपने होल्ड किया, अगर मान लो आपने 2 साल का होल्ड किया, एक बंदे ने 2 साल 1 दिन का होल्ड किया, तो 2 साल 1 दिन वाला बंदा हट जाएगा, लॉन्गेस्ट ऑफिस वाला बंदा पहले हट जाता है। अगर मान लो दोनों बंदे एक ही दिन अपॉइंट होते तो वो म्यूचुअली डिसाइड कर लेंगे, अगर म्यूचुअली डिसाइड नहीं कर पा रहे तो लॉट से डिसाइड हो जाएगा किस बंदे को हमें हटाना है। लॉट में बंदों का नाम डाल दो, जिस बंदे का नाम निकल के आएगा उसको रिजाइन मतलब एक तरीके से रोटेट करना पड़ता है। इसके बाद अगर कंपनी चाहे तो रोटेशनल डायरेक्टर के बदले किसी और का डायरेक्टर को अपॉइंट करना है तो ऐसा कंपनी रेजोल्यूशन पास करके उस बंदे को अपॉइंट कर सकती है। अगर मान लो इस पे एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है कि टोटल नंबर डायरेक्टर्स के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं निकल के आते हैं, और सेक्शन में ही लिखा था कि जनरल मीटिंग वाले डायरेक्टर्स की हम बात कर रहे थे। अब 152 सबसेक्शन नंबर 7 क्या बात करता है, ये बात करता है कि अगर मान लो कंपनी ने बोला कि हम वैकेंसी को, स्पेशली कंपनी ने रेजोल्यूशन पुट अप नहीं किया कि हम वैकेंसी को फुलफिल नहीं करना चाहते हैं, यानी कि कंपनी ने ना ही वैकेंसी फुलफिल करी है ना ही ऐसा बोला है कि हम फुलफिल नहीं करना चाहते हैं, तो अगर कोई रेजोल्यूशन पुट नहीं किया गया है तो कंपनी की जो मीटिंग है वो एडजेंट मानी जाएगी। कब तक के लिए एडजेंट मानी जाती है, अगले हफ्ते के सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस के लिए एडजेंट मानी जाती है, और उस पर्टिकुलर डायरेक्टर के जो रिटायर बाय रोटेशन हुआ था उसके लिए रेजोल्यूशन पुट अप होता है। अगर मान लो मीटिंग हेल्ड हुई और अभी भी मतलब रेजोल्यूशन पुट नहीं किया गया या ये बात नहीं हो पाई उस मीटिंग के अंदर, ठीक है, तो अगर एडजेंट मीटिंग में भी उस वैकेंसी को फिलअप नहीं करेंगे, ऐसा कंपनी ने नहीं बोला, तो उसी डायरेक्टर को हम रीअपॉइंटेड मान लेते हैं, हालांकि 5 चीज़ें ना हो। क्या 5 चीज़ें ना हो, कभी पहले उस डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए रेजोल्यूशन पुट ना किया गया और पुट किया गया तो वो फेल ना हुआ हो, उसके बाद रिटायरिंग डायरेक्टर ने खुद ना कहा हो कि हम नहीं बनना चाहते डायरेक्टर, वो डिस्क्वालीफाइड ना हो अपॉइंटमेंट के लिए, रेजोल्यूशन जो उसके अपॉइंटमेंट एरिया अपॉइंटमेंट का था वो आपका स्पेशल या ऑर्डिनरी पर्टिकुलर कोई सरकमस्टांस नहीं है कि वो स्पेशल रेजोल्यूशन, जैसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए होता है। उसके बाद निकल के आता है कि 162 तो नहीं लगाया, 162 क्या होता है कि भैया हमने एक ही रेजोल्यूशन से बोला है कि हम 5 डायरेक्टर्स के 6 डायरेक्टर्स के 2 डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना चाहते हैं। फिर निकल के आता है 153 जो बात करता है कि आपका अलॉटमेंट ऑफ डेन या फिर कोई आइडेंटिफिकेशन नंबर है तो वो आपको लेना पड़ेगा। 154 कहता है कि डेन के अलॉटमेंट के लिए आप क्या करोगे, सीजी को एप्लीकेशन दोगे और सीजी एप्लीकेशन के 1 महीने के अंदर अंदर आपको डेन दे देता है। अगर सीजी एप्लीकेशन के महीने अंदर डेन नहीं देता तो सीजी क्या करता है, आपको दे देता है कि आपने क्या क्या अपनी एप्लीकेशन में गलतियाँ कर रखी है, 15 दिन के अंदर एप्लीकेशन की गलती को सुधार करके सीजी को भेज दो। अगर अभी भी गलतियाँ मिलती है तो सीजी पैसा जब्त कर लेगा, दोबारा अप्लाई कर सकते हो, पैसे के लिए कुछ भी नहीं होता। क्वेश्चन में आता है कि पैसे का क्या करेंगे, पैसा चला गया तो चला गया। 155 के अंदर निकल के आता है कि कोई भी इंडिविजुअल जो है जिसके पास पहले से डेन वो दोबारा डेन के लिए अप्लाई नहीं करेगा। और 156 में निकल के आता है कि 1 महीने के अंदर डेन आने के 1 महीने के अंदर डायरेक्टर इंटीमेट करेगा कंपनी को कि मेरा डेन ये था। कंपनी को जैसे इतला कर दिया उसने कि मेरा डेन ये था, तो आप क्या करोगे, 157 के अंदर जो कंपनी होती है वो 15 दिन के अंदर अंदर आरओसी को बताएगी कि ये सारे हमारे डायरेक्टर्स थे और इनका ये डेन था। 157 सबसेक्शन नंबर 2 कहता है कि अगर कंपनी ने 15 डेज़ के अंदर तो नहीं बता पाया कि इनका डायरेक्टर्स के दिन क्या क्या था, तो कंपनी के ऊपर 25,000 रुपये का फाइन, 25,000 तक का नहीं, 25,000 रुपये का फाइन और 100 रुपये पर डे का फाइन लग सकता है, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 1 लाख, और ऑफिसर के ऊपर 25,000 तक का फाइन और 100 रुपये पर डे का फाइन, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 1 लाख रुपये का फाइन लग सकता है। सेक्शन नंबर 158 बात करता है कि कंपनी का ऑब्लिगेशन होता है कि जहाँ पर भी आप डायरेक्टर का नाम वगैरह यूज़ करोगे वहाँ पर डेन स्पेसिफाई करोगे ही करोगे। 159 कहता है कि अगर आपने 152 यानी कि जो आपके रोटेशनल डायरेक्टर वगैरह की बात हो रही थी वो वाला सेक्शन, या 155 या 155 आपकी बात कर रहा था कि कंपनी का एक ही मतलब डायरेक्टर के पास एक ही डेन हो सकता है। 156 बात कर रहा था कि 1 महीने के अंदर इंटीमेट करना है, डायरेक्टर ने मान लो 1 महीने के अंदर इंटीमेट नहीं किया, एक से डायरेक्टर डेन ऑप्ट इन करके रखे हुए हैं, ये रिटायर बाय रोटेशन था, रिटायर बाय रोटेशन उसने नहीं किया है, तो हर बंदे के ऊपर आपकी 50,000 रुपये तक की फाइन लगाई जा सकती है और 500 रुपये पर डे की फाइन लगाई जा सकती है। सेक्शन नंबर 160 निकल के आता है राइट ऑफ पर्सन अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर टू स्टैंड फॉर डायरेक्टरशिप। अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर क्यों बोला, क्योंकि जो रिटायरिंग डायरेक्टर है उसके लिए तो एक तरीके से आपका अपने आप ही रिजोल्यूशन पुट हो जाता है ना, नहीं तो अर्जेंट मीनिंग मान ली जाती है, वहाँ पर 5 कंडीशन आ जाती हैं। अच्छा, इसके बदले कोई डायरेक्टर जो डायरेक्टर पहले प्रेजेंट है कंपनी में उसके बदले कोई डायरेक्टर चाहता है हम डायरेक्टर बन जाए कंपनी के, कोई मेंबर चाहते हैं कि हम डायरेक्टर बन जाए कंपनी के, कोई बंदा चाहे तो डायरेक्टर बनना चाहता है, तो वो क्या करेगा, जब भी कंपनी की जनरल मीटिंग होने वाली है तो उस जनरल मीटिंग के होने के 14 दिन पहले अपनी क्वालिफिकेशंस और एक लेटर और अपना काम एक तरीके से लेटर दे देगा कि मेरी क्वालिफिकेशंस ये हैं, साइन कर देगा उसके ऊपर, या कोई भी मेंबर अगर उसको अपॉइंट करना चाहता है तो अपॉइंट वगैरह करवाने के लिए उसकी क्वालिफिकेशन, उसका कंसेंट कि हम डायरेक्टर बनना चाहते हैं कंपनी का, ये सब, और 1 लाख रुपए की फीस, एक तरीके से 1 लाख रुपए का डिपॉजिट आप इसको कह सकते हैं, 1 लाख रुपए का डिपॉजिट वो पे करेगा कंपनी में। 14 दिन पहले रजिस्टर्ड ऑफिस पे ये चीज़ लेके आएगा। क्या वर्किंग आवर्स में देना है ऐसा कुछ स्पेसिफाई सेक्शन में नहीं करेगा, क्वेश्चन में कंफ्यूज करेंगे, वर्किंग आवर्स की बात करता है। उसके बाद एजीएम को जो नोटिस होता है वो 21 दिन पहले दिया जाता है, तो एजीएम के नोटिस के टाइम पे दे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 14 दिन पहले आपको देना होता है। फिर निकल के आता है कि आपने अगर दिया है 1 लाख रुपए दे दिए तो अगर आप अपॉइंट नहीं हो पाए तो क्या 1 लाख रुपए वापस मिल सकते हैं, हाँ मिल सकते हैं। क्या कंडीशन है 1 लाख रुपए वापस मिलने के, जितने भी वोट कास्ट हुए थे, अगर वैलिड वोट जो आपके फेवर में हुए थे वो 25%, यानी कि वोट इन कास्ट
ऑफ दी टोटल मतलब वोट इन फेवर ऑफ द टोटल वोट कास्ट, यानी कि 100 लोग अगर मीटिंग में आए थे उसमें से 50 लोगों ने ही वोट किया है, तो 50 का 25% यानी कि 12.5, यानी कि 13 बंदों ने अगर आपके हाँ बोला था कि हम इस बंदे को अपॉइंट करना चाहते हैं, तो आपके 1 लाख रुपये वापस हो जाएंगे, भले आपका रेजोल्यूशन फेल हो गया। उसके बाद आती है 3 डायरेक्टर जिनके केस में आपको, या 3 सर्कमस्टांसेस जिनके केस में आपको 1 लाख रुपये का फीस नहीं पे करना पड़ता है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के केस में आपको 1 लाख रुपये पे नहीं करने हैं। एनआरसी ने अगर कोई रिकमेंडेशन करी है, किस कंपनी में एनआरसी होती है, जो कंपनीज आपकी पब्लिक लिस्टेड कंपनी है या फिर पब्लिक कंपनी विच हैविंग अ टर्नओवर ऑफ 100 करोड़ और मोर, पेड अप कैपिटल ऑफ 10 करोड़ और मोर, और आउटस्टैंडिंग लोन डिपॉजिट्स ऑफ ग्रेटर देन 50 करोड़, आउटस्टैंडिंग लोन डिपॉजिट्स ऑफ ग्रेटर देन 50 करोड़, वो आपके पास एनआरसी का आता है, या फिर एनआरसी नहीं तो बीओडी की बात कर लेते हैं। फिर इन्फॉर्मेशन ऑफ कैंडिडेचर टू मेंबर्स, आप 160 सबसेक्शन नंबर 2 के अंदर इन्फॉर्मेशन जो कैंडिडेचर का है वो आप मेंबर्स को देते हो। रूल नंबर 13 में ये चीज़ स्पेसिफाइड है कि नोटिस ऑफ कैंडिडेचर ऑफ डायरेक्टरशिप, यानी कि 7 दिन पहले आप क्या करोगे, कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि एटलीस्ट 7 दिन पहले या फिर तो वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में और इंग्लिश न्यूज़पेपर में छाप देना, वेबसाइट अगर है तो उस पर दिखाना है। अगर वर्नाकुलर और इंग्लिश न्यूज़पेपर में नहीं छाप पाए तो क्या करना है, तो आप हर मेंबर को एक नोटिस देना जिसमें बताना है कि इस बंदे ने डायरेक्टरशिप के लिए अप्लाई किया है, इसकी क्वालिफिकेशंस ऐसे ऐसे करके हैं। इसके बाद निकल के आता है सेक्शन नंबर 161। सेक्शन नंबर 161 बात करेगा एडिशनल डायरेक्टर की, अल्टरनेट डायरेक्टर की, नॉमिनी डायरेक्टर की। एडिशनल डायरेक्टर अगर एओ ने पावर दे रखी है कि हम इस कंपनी में, एओ ने पावर दे रखी है कि बीओडी एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है, तो बीओडी एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है। एडिशनल डायरेक्टर कब तक के लिए अपॉइंट किया जाता है, एडिशनल डायरेक्टर जब आपका एजीएम होना चाहिए, या जिस दिन एजीएम हो जाना चाहिए था, फॉर एग्जाम्पल 30 सितंबर तक एजीएम हो जाना चाहिए, तो 30 सितंबर की डेट मान लो। अगर उससे पहले एजीएम हो जाता है, 12 तारीख हो जाता है, तो 12 तारीख की डेट मान लो। तो जो विच एवर इज अर्लियर है उस दिन तक के लिए वो बंदा ऑफिस होल्ड कर सकता है। एडिशनल डायरेक्टर उस दिन से आगे के लिए कभी होल्ड नहीं कर सकता। इसके बाद निकल के आता है ऑल्टरनेट डायरेक्टर। ऑल्टरनेट डायरेक्टर अगर एओ ने पावर दे रखी है बोर्ड को तो, नहीं तो ओआर पास करके अगर कंपनी ने पावर दे रखी थी तो कोई भी बंदा अगर इंडिया से, कोई भी डायरेक्टर अगर इंडिया से 3 महीने से या उससे ज़्यादा के पीरियड के लिए बाहर जा रहा है, तो उसके बदले आप ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हो। डायरेक्टर की ड्यूटीज पढ़ोगे तो आएगा कि डायरेक्टर असाइन नहीं कर सकता, हाँ बीओडी अपॉइंट कर सकता है ऑल्टरनेट डायरेक्टर को, डायरेक्टर अपने बदले किसी को भी अपना ऑफिस असाइन नहीं कर सकता है। फिर इसका पहला प्रोविजन निकल के आता है कि अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बदले किसी, आप उसके बदले किसी ऑल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन आप तभी कर सकते हो जब वो भी 149 सबसेक्शन नंबर 6 की सारी कंडीशंस को प्रोवाइड कर देगा। सेकंड प्रोविजन निकल के आता है कि ऑल्टरनेट डायरेक्टर कब तक ऑफिस होल्ड करेगा, जिसके बदले अपॉइंट हुआ था वो जब तक अपना डायरेक्टरशिप होल्ड करता है तब तक के लिए आप होल्ड करोगे। हालांकि इसमें एक चीज़ ये निकल के आती है कि मान लो अल्टरनेट डायरेक्टर जो आपने अपॉइंट किया था उसके ऊपर मतलब कि ही इज़ रिटायर बाय 152 लग गया, रिटायर बाय रोटेशन हो गया, वो रीअपॉइंट हो गया, तो वो रीअपॉइंट माना जाता है, आप रीअपॉइंट नहीं माना जाते हो। किसी भी मीटिंग में अगर रोटेशन डायरेक्टर मतलब वो वाला अल्टरनेट डायरेक्टर और ओरिजिनल डायरेक्टर दोनों आ जाते हैं, तो जो ओरिजिनल डायरेक्टर का वोट है वही काउंट किया जाएगा, रोटेशनल डायरेक्टर का वोट नहीं काउंट किया जाएगा। 161 सबसेक्शन नंबर 3 नॉमिनी डायरेक्टर की बात करता है, कोई दिक्कत नहीं है। 161 सबसेक्शन नंबर 4 कैजुअल वैकेंसी की बात करता है, यानी कि अगर कोई भी डायरेक्टर जो कंपनी का जीएम में अपॉइंट हुआ था, अगर उसकी वैकेंसी हो जाती है तो बीओडी क्या कर सकता है, उसके बदले किसी भी डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकता है, उस वैकेंसी को फिल कर सकता है, लेकिन वो वैकेंसी सब्जेक्ट टू रेटिफिकेशन होती है। जैसी अगली जीएम हेल्ड होती है कंपनी की, उसमें जो मेंबर्स हैं वो जीएम वो मतलब उस पर्टिकुलर पोजीशन को रेटिफाई कर देते हैं। अगर उन्होंने हाँ बोल दिया तो जिस डायरेक्टर बंदे अपॉइंट हुए थे जब तक के लिए वो बंदा डायरेक्टर बनता उस दिन तक के लिए आप अपॉइंट हो सकते हो। अगर उन्होंने मना कर दिया तो आप डायरेक्टरशिप छोड़ोगे। हालांकि जो भी आपने एक्ट वगैरह किए थे इस पर्टिकुलर दौरान में वो सारे के सारे वैलिड माने जाते हैं, वो सारे गलत नहीं माने जाते हैं। 162 बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स टू बी वोटेड इंडिविजुअली। सिंपल सा सेक्शन है, कहता है कि अगर आपको कोई भी एक रेजोल्यूशन से आप 3 डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना चाहते हो तो ऐसा नहीं कर सकते हो ना। मान लो मेंबर्स चाहते हैं कि 2 को अपॉइंट करें, 1 को अपॉइंट ना करें, तो ऐसे गलती हो जाएगी। तो अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो सबसे पहले तो उस रेजोल्यूशन को पुट अप करो, और इस रेजोल्यूशन के लिए जितने भी बंदे मीटिंग में आए हैं वो सारे के सारे हाँ बोलेंगे। वो बोलेंगे कि हाँ ठीक है, हम इस रेजोल्यूशन के लिए वैलिड है, विदाउट एनी वोट बीइंग कास्ट अगेंस्ट, जिससे उस रेजोल्यूशन को पास करवाओ कि हम इस एक रेजोल्यूशन पास करने वाले जिससे हम 3 डायरेक्टर्स को अपॉइंट करेंगे, पहले ऐसे रेजोल्यूशन पास करवा दो। सबने हाँ बोल दिया, फिर जो रेजोल्यूशन पुट हुआ है उस रेजोल्यूशन के लिए वोट किया जाएगा। अगर कॉन्ट्रावीन करते हो, ठीक है, अगर कॉन्ट्रावीन करते हो आप इस पर्टिकुलर सेक्शन को, यानी कि आप रेजोल्यूशन मूव कर देते हो विदाउट फॉलोइंग द कंडीशंस, तो उसको वॉइड माना जाएगा, डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट वैलिड नहीं माना जाता है। फिर निकल के आता है सेक्शन नंबर 163 जो आपके प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात करता है। देन कम सेक्शन नंबर 164, इट टॉक्स अबाउट द डिस्क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। डिस्क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स का मतलब क्या होता है, डिस्क्वालीफाइड कैसे हो जाता है डायरेक्टर। इसमें कुछ कंडीशन लिखी हुई हैं, यानी कि सबसे पहले है कि अगर डायरेक्टर अनसाउंड माइंड था और उसको कॉम्पिटेंट कोर्ट ने ऐसा बोला हुआ तो वो डिस्क्वालीफाइड है। फिर निकल के आता है अगर वो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट था, या फिर ही हैज़ अप्लाइड फॉर इंसॉल्वेंसी एंड हिज एप्लीकेशन इज पेंडिंग, यानी कि अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट का मतलब है कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया इंसॉल्वेंट है, अभी तक उसने सारी की सारी अपनी जो भी ड्यूज थे वो पे नहीं किए, और हिज एप्लीकेशन उसने अप्लाई करी थी इंसॉल्वेंसी की, और एप्लीकेशन पेंडिंग है का मतलब उसने खुद ही बोला था कि हम इंसॉल्वेंट है, अभी तक एप्लीकेशन पेंडिंग है, तो भी आपको वो डिस्क्वालीफाइड है। उसके बाद अगर कोर्ट ने डिक्लेयर किया था कि ही इज इन ऑफेंस में है
वो ऑफेंस आपका मॉरल टर्पिट्यूड और अदरवाइज का। मॉरल टर्पिट्यूड अदरवाइज का मतलब क्या होता है, अदरवाइज यहाँ पे इसके अलावा नहीं, मॉरल टर्पिट्यूड यानी कोई घिनौना अपराध आपने किया है कोर्ट की नज़रों में, तो 6 महीने, कम से कम 6 महीने की, उससे ज़्यादा की आपको सज़ा सुनाई जा सकती है। लेकिन अगर मान लो आपको 7 साल की सज़ा सुनाई है तो आप कभी भी डायरेक्टरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। उन्होंने 5 साल की सज़ा सुनाई थी, जैसे ही 5 साल की सज़ा खत्म होती है उसके बाद 5 साल का पीरियड काउंट करते हो। आफ्टर दैट यू कैन बिकम अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। देन कम्स, अगर कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने बोला हुआ है कि यू आर डिस्क्वालीफाइड बिकमिंग डायरेक्टर इन कंपनी, डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे। अगर आपने कोई भी शेयर्स होल्ड करके रखे थे कंपनी के, भले आपने अलोन होल्ड करके रखे, किसी के साथ मिलकर होल्ड करके रखे हो, तो अगर आपने शेयर्स होल्ड करके रखे थे और कंपनी ने अपने मतलब जो उसके ऊपर के पर्टिकुलर क्या होता है कॉल्स मांगे थे और कॉल्स आपने 6 महीने के अंदर पे नहीं किए, तो फिर आप डिस्क्वालीफाइड हो। देन कम्स, अगर आपको 188 यानी कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के लिए कन्विक्ट किया गया था 188 के अंदर, और 5 साल के पिछले 5 सालों में कभी भी कन्विक्ट किया गया, देन यू कैन नॉट बी अपॉइंटेड। 153 यानी कि आपके पास डिनी नहीं है तो आप अपॉइंट नहीं हो सकते हो। 165 यानी कि आपने जो पर्टिकुलर लिमिट है कि प्राइवेट कंपनी केस में 10, पब्लिक प्राइवेट केस में 20 नंबर ऑफ डायरेक्टर्स आप होल्ड कर सकते हो, उसको एक्सीड कर दे, देन यू आर डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम बिकमिंग अ डायरेक्टर। 164 सबसेक्शन नंबर 2 बात करता है कि कोई भी बंदा अगर डायरेक्टर था कंपनी का, डायरेक्टर है कंपनी का, और उस कंपनी ने 3 साल तक, लगातार 3 साल तक क्या किया, एनुअल रिटर्न्स फाइल नहीं करे हैं, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल नहीं करे हैं, या फिर उस कंपनी ने क्या किया है, अपने डिबेंचर होल्डर्स को, डिपॉजिट होल्डर्स को उनका जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो पे नहीं किया, या इंटरेस्ट अमाउंट पे नहीं किया, या फिर डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया उसके बाद पे नहीं किया, लगातार 1 साल तक पे नहीं किया, तो वो बंदा किसी भी कंपनी में अपॉइंट नहीं हो सकता है और उस कंपनी में रीअपॉइंट नहीं हो सकता है। कब तक के लिए? फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑन विच द सेट कंपनी फेल्स टू डू सो। उसके बाद 167 में पढ़ भी लोगे कि उस पर्टिकुलर कंपनी जिसमें आपने ऐसा किया उसमें आप विकेट नहीं करते हो ऑफिस, बाकी आप किसी भी कंपनी में अपॉइंट नहीं हो सकते या फिर उस कंपनी में रीअपॉइंट नहीं हो सकते हो। देन कम्स, अगर सेक्शन में 164 का प्रोविजन निकल के आता है कि मान लो कंपनी ने डिस्क्वालिफिकेशन अर्न कर ली थी, हो गई थी डिस्क्वालिफिकेशन, उसके बाद 6 महीने तक कोई डायरेक्टर ने अपॉइंट किया, मतलब उसने डायरेक्टर जो कंपनी ने अपॉइंट किया उसको गलती को सुधारने के लिए अपॉइंट किया होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, उस डायरेक्टर को अपॉइंट करने से तो बिल्कुल अपॉइंट कर दो, उसके ऊपर ये पर्टिकुलर सेक्शन नहीं लगेगा। फिर 164 सबसेक्शन नंबर 3 कहता है कि अगर प्राइवेट कंपनी चाहे तो एडिशनल ग्राउंड्स रख सकती है डिस्क्वालिफिकेशन के। 164 सबसेक्शन नंबर 3 का प्रोवाइजो कहता है कि हम बात नहीं मानेंगे। फॉर एग्जांपल 167 जो आप पढ़ोगे ना तो समझ में आएगा कि कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने, जो कोर्ट ने अगर मॉरल ट्रिब्यूनल अदरवाइज के लिए आपके किया तो आप उसके खिलाफ अपील कर सकते हो। यहाँ पर कोई अपील वगैरह आपने कर रखी है उससे कोई चीज़ नहीं है, आप डिस्क्वालीफाइड हो तो डिस्क्वालीफाइड हो, आप पॉइंट नहीं हो सकते हो। देन का 165 जो नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप की बात करता है, 165 सबसेक्शन नंबर 1 कहता है कि ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप को इंक्लूड करते हुए कोई भी डायरेक्टर मोर देन 20 कंपनीज, यानी कि पब्लिक प्लस प्राइवेट की अगर हम बात करेंगे तो मोर देन 20 कंपनीज में आप अपॉइंट नहीं हो सकते एज अ डायरेक्टर। हालांकि इस 20 की लिमिट में हम गवर्नमेंट कंपनीज को इंक्लूड नहीं करते हैं। फिर इसका प्रोविजन निकल के आता है कि अगर हम सिर्फ पब्लिक कंपनीज की बात करेंगे तो हम 10 की बात करेंगे, सॉरी पब्लिक कंपनीज है, प्राइवेट नहीं, पब्लिक कंपनीज की बात करोगे तो 10 की बात करोगे। फिर इसके बाद निकल के आता है 167 जो कहता है कि अगर कंपनी चाहे तो एसआर पास करके एक और स्मॉलर नंबर बोल सकती है, कंपनी बोल सकती है, मान लो रिलायंस है तो रिलायंस बोल सकती है कि हमारे डायरेक्टर से 3 कंपनीज में डायरेक्टर बन के रह सकता है, तो एसआर पास करेगी और वो मेंबर्स उसके ऊपर एक तरीके से रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, यू कैन नॉट बी मोर देन 3 कंपनीज में आप डायरेक्टर नहीं होल्ड कर सकते हो। इसके बाद निकल के आता है सबसेक्शन नंबर 3, वो कहता है कि जैसे ये सेक्शन आया था, यानी कि कंपनीज एक्ट वाला आया था, तो 1 साल के अंदर अंदर आप जिस भी कंपनी में बनना चाहते हो डायरेक्टर 20 से ज़्यादा में होल्ड कर रखा था, जिस भी 20 कंपनी में पब्लिक प्लस प्राइवेट में 20 में होल्ड करना चाहते हो उनको इत्तला कर दो कि हम आपकी कंपनी में बनना चाहते हैं, जिसमें नहीं बनना चाहते उसमें से आप रिजाइन कर जाओगे इमीडिएटली। पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन, अगर आपने किसी भी बंदे ने इसको पर्टिकुलर सेक्शन को कॉन्ट्रावेन किया 2000 रुपये पड़ेगी, पेनल्टी है, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 2 लाख रुपये। सेक्शन नंबर 166 बात करता है ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर की। डायरेक्टर की ड्यूटी होती है कि वो एक तो आर्टिकल्स की बात मानेगा, एक्ट की बात मानेगा, गुड फेथ में एक्ट करेगा, ड्यू केयर स्किल डिलीजेंस को देखेगा, अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह को अवॉइड करेगा, अनड्यू गेन वगैरह अचीव नहीं करेगा, और अपना ऑफिस वो अजाइन नहीं कर सकता है, अजाइन नहीं कर सकता। ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप के लिए पहले ही बढ़ चुके हैं क्या था। फिर आता है अगर कॉन्ट्रावेन किया सेक्शन को तो 1 लाख रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक का फाइन उसके ऊपर लगा सकते हैं, 1 लाख रुपये का मिनिमम फाइन है। 167 बात करता है वेकेशन की बात करता है। 167 वेकेशन की क्या बात करता है कि अगर कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन आप 164 की अर्न करते हो या फिर हाँ ठीक है तो आपको डिस्क्वालीफाइड हो। 164 पूरे सेक्शन की बात हो रही है, यानी कि अगर आप किसी कंपनी में थे और उस कंपनी ने इंटरेस्ट पे नहीं कर पाया अपने डिबेंचर होल्डर्स का 1 साल तक, तो यू आर डिस्क्वालीफाइड एंड यू हैव टू वेकेट एज वेल, ठीक है। इसके बाद 160 प्रोवाइजो में लिखा है कि 164 सबसेक्शन नंबर 2 में आप सारी की सारी कंपनीज में वेकेट कर देना, लेकिन उस पर्टिकुलर कंपनी डिफॉल्टिंग कंपनी में आप वेकेट मत करना। इसके बाद निकल के आता है कि अगर आपने 12 महीने तक बोर्ड मीटिंग में हेल्ड नहीं किया, भले आपने रेजोल्यूशन पास करा दिया हो कि हम 12 महीने तक नहीं आएंगे, कोई बात नहीं, अगर आप 12 महीने तक बोर्ड मीटिंग में नहीं आते हो, एब्सेंस देते हो बोर्ड मीटिंग से, तो फिर आप वेकेट कर दोगे अपना ऑफिस। देन कम सेक्शन नंबर 184
के कॉन्ट्रीब्यूशन करते हो। 184 आपका रिलेट उसकी बात करता है कि इंटरेस्टेड किस किस कंपनी में हो। तो अगर आप 184 को कॉन्ट्रीब्यूट करते हो मतलब कि आप ये नहीं बता पाते हो कि हमने किस किस कंपनी में इंटरेस्टेड थे, वो आपको बताना होता है हर साल की पहली बोर्ड मीटिंग में, और जब भी चेंज होता है उस बोर्ड मीटिंग में, या फिर जो अपॉइंट होता है उसके बाद की बोर्ड मीटिंग में। उसके बाद या फिर आपने क्या किया, आप इंटरेस्टेड थे उसके बाद भी आप वेट करके, मतलब आपने क्या कर दिया, आपने अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज नहीं किया, देन आप विकेट कर दोगे अपना ऑफिस। इसके बाद आता है कोर्ट ट्रिब्यूनल ने बोला है कि आप डिस्क्वालीफाइड हो तो विकेट कर दोगे। अगर आपको मॉरल रेप्ट अदरवाइज के ऑफेंस के लिए कोर्ट ने अगर बोला है देन यू हैव टू विकेट, अगर 6 महीने से ऊपर की सजा सुनाई थी तब। लेकिन एक चीज़ निकल के आती है वेकेशन के लिए, यहाँ पे प्रोवाइजो में है कि अगर मान लो जब ये सजा सुनाई है उसके 30 दिन के अंदर अगर आपने अपील कर दी देन यू डोंट हैव टू विकेट। जब 30 दिन के अंदर अपील कर दी, जहाँ पे अपील करी उसका ऑर्डर आ गया, ऑर्डर आने के 7 दिन के अंदर फिर से अपील कर दी, तो आपको विकेट नहीं करना है, उस 7 दिन तक विकेट नहीं करना है। 7 दिन के अंदर अपील नहीं करी तो 8वें दिन विकेट करके चले जाना। देन कम्स इस पर्टिकुलर एक्ट के प्रोविजंस के हिसाब से आपको रिमूव किया जाता है। कैसे कैसे रिमूव कर सकते हैं, 169 के हिसाब से रिमूव कर सकते हैं, या फिर अगर आप चैप्टर पढ़ोगे इंस्पेक्शन इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन का तो उसमें बोला है कि जब बंदा इंस्पेक्टर आता है आपका इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है और आप अगर उसको मतलब उसकी बात नहीं मानते हो या उसको रिपोर्ट्स वगैरह नहीं देते हो तो आपको मतलब विकेट कर देना है, तो आप विकेट कर दोगे। देन कम्स कि अगर आप इस पर्टिकुलर पोजीशन को होल्ड कर रहे थे बिकॉज ऑफ होल्डिंग एनी अदर पोजीशन, यानी कि फॉर एग्जांपल आनंदीबेन पटेल जो मैम है हमारी, वो गवर्नर है यूपी की, तो इसलिए उन्होंने किसी पर्टिकुलर सेल बेल में डायरेक्टरशिप होल्ड करके रखी है। एज सुन एज शी इज नॉट द गवर्नर ऑफ यूपी शी विल नॉट होल्ड द डायरेक्टरशिप। इसका सेक्शन नंबर सब सेक्शन नंबर 2 निकल के आता है कि अगर कोई भी डायरेक्टर वगैरह कॉन्ट्रीब्यूट करता है तो 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का फाइन उसके ऊपर लगा सकते हैं। 1 लाख का मिनिमम फाइन है। 167 सेक्शन 3 कहता है कि अगर सारे के सारे डायरेक्टर्स वेकेट कर जाते हैं, तो अगर प्रोमोटर्स कंपनी के हैं तो प्रोमोटर अगर कंपनी है तो वो डायरेक्टर बन जाएंगे, अगर प्रोमोटर्स कंपनी के नहीं है तो सीजी अपॉइंट करती है कि किसको डायरेक्टर बनाना है। 167 सेक्शन नंबर 4 इजी है, वो कहता है कि प्राइवेट कंपनी के केस में अगर प्राइवेट कंपनी चाहे तो वेकेशन के और ग्राउंड्स भी लगा सकती है। नाउ कम सेक्शन नंबर 168 रेजिग्नेशन बाय डायरेक्टर। अगर डायरेक्टर चाहे तो कंपनी को नोटिस लिख के दे देगा कि हम रिजाइन करना चाहते हैं, तो वो रिजाइन कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी के पास नोटिस आता है तो कंपनी 1 महीने के अंदर 30 दिन के अंदर उस नोटिस को रजिस्ट्रार के पास लेके जाइए। इसके बाद इफेक्टिव डेट क्या होती है रजिस्ट्रेशन की, वो सेक्शन 168 सबसेक्शन 2 के अंदर बता रखा है। क्या बताया है कि जो आपने नोटिस में डेट लिखी थी वो, या फिर जब कंपनी को नोटिस रिसीव होता है वो, विच एवर इज लेटर। अगर मान लो आपके पास भी राइट है कि अगर आपने रिजाइन कर दिया कंपनी से और आप डिटेल रीजन आरओसी को देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देन कम्स इसका प्रोवाइजो कि अगर आप मतलब आपने रिजाइन भले कर दिया बट आप लायबल जिन चीज़ों के लिए थे एज अ डायरेक्टर वो आप लाइबिलिटी अभी भी इंकर करोगे, यानी कि जो आपने हरकतें करी थी, जो आपने कांड किए थे उसके लिए अभी भी आप लायबल हो। 168 सेक्शन नंबर 3 कहता है कि अगर सारे के सारे डायरेक्टर रिजाइन करके चले जाते हो तो अगर कंपनी के अंदर प्रोमोटर्स हैं तो कंपनी को हम डायरेक्टर्स बना दें, कंपनी के अंदर प्रोमोटर्स ने सीजी अपॉइंट कर देगा किसको हमें डायरेक्टर बनाना है। सेक्शन नंबर 169 बात करता है रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स की। रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स के लिए ओआर पास किया जाता है नॉर्मली। अगर मान लो ट्रिब्यूनल ने किसी बंदे को डायरेक्टर बनाया था तो उसके लिए बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म आप उसको नहीं निकाल सकते हो। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का रीअपॉइंटमेंट एसआर से होता है तो उसका रिमूवल भी एसआर से ही होगा। उसके बाद अगर आप किसी भी डायरेक्टर 169 सबसेक्शन 2 कहता है कि अगर आप किसी भी डायरेक्टर को रिमूव करना चाहते हो तो आप स्पेशल नोटिस ही दोगे। स्पेशल नोटिस उसको निकालने के लिए, किसी भी बंदे को अगर अपॉइंट करना है तो उसके बदले उसके लिए भी आप स्पेशल नोटिस ही दोगे। 169 सबसेक्शन नंबर 3 कहता है कि जो स्पेशल नोटिस है वो आपका डायरेक्टर को दिया जाएगा, और उस नोटिस के रिसीप्ट में अगर डायरेक्टर कहता है कि हमें एक अपॉर्चुनिटी दो कि मेंबर्स के सामने कुछ बोलना चाहते हैं तो वो बोल सकता है। अगर वो लिखित में देता है और टाइमली अगर कंपनी को बताता है तो कंपनी उस चीज़ को नोटिस के साथ हर डायरेक्टर हर मेंबर के पास सर्कुलेट कर देगी कि डायरेक्टर ने ये प्रेजेंटेशन दिया है। अगर वो टाइमली नहीं आ पाता है और टाइम नहीं था हमारे पास उसको सर्कुलेट करने का, या कंपनी रहेगी सर्कुलेट करने से, तो उसको रीड आउट करने की अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। हालांकि अगर ये लगता है कि वो डिफेमेटरी इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी है तो आपका ट्रिब्यूनल कह सकता है, हाँ ट्रिब्यूनल इज सेटिस्फाइड कि अगर डिफेमेटरी वगैरह है आपके एप्लीकेशन मिलने पे कंपनी के किसी मेंबर की तो उसको रीड आउट नहीं करने दिया जाएगा। वैकेंसी फिलअप करने की वही स्पेशल नोटिस वगैरह आपने पास कर दिया तो वैकेंसी आप फिलअप कर सकते हो। कितने टर्म के लिए वो बंदा वैकेंसी फिलअप होल्ड करके रखेगा, जिसके बदले अपॉइंट हो रहा है जब तक वो बंदे होल्ड करके तब तक आप होल्ड करके रखोगे। डायरेक्टर जिसको कंपनी ने बोल दिया था कि हम अपॉइंट नहीं करना चाहते हैं उसको आप वैकेंसी के लिए नहीं चूज कर सकते हो। सर्टन राइट्स नॉट अफेक्टेड डायरेक्टर्स की 169 सबसेक्शन 8 के हिसाब से कुछ राइट्स इफेक्ट नहीं होती हैं। कंपनसेशन या फिर कोई चार्ज डैमेजेस वगैरह जो उसको पे होने थे वो पे होते रहेंगे। और ठीक है 170 आता है। 170 बात करता है रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स एंड केएमपी एंड देयर शेयर होल्डिंग। रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स और एंड केएमपी एंड देयर शेयर होल्डिंग, यानी कि कंपनी को 170 के हिसाब से एक रजिस्टर मेंटेन करना है अपने रजिस्टर ऑफिस के अंदर, जिसमें वो बताएगी कि कंपनी के डायरेक्टर्स कौन है, की मैनेजर पर्सन कौन कौन से हैं, केएमपी यानी कि वही एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर या फिर सीईओ सीएफओ वगैरह कौन कौन से कंपनी के हैं, और उन्होंने क्या सिक्योरिटीज होल्ड करके रखी है, किस में सिक्योरिटीज होल्ड करके रखी है, कंपनी के अंदर क्या सिक्योरिटीज होल्ड करके रखी है, होल्डिंग के अंदर, सब्सिडरी के अंदर, एसोसिएट के अंदर या सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी के अंदर क्या सिक्योरिटीज होल्ड करके रखी है वो बता देंगे। और इसकी एक रिटर्न हर बार जैसे ही कंपनी कोई भी डायरेक्टर अपॉइंट होता है या फिर कोई भी चेंज आता है उसकी सिक्योरिटीज़ के अंदर वो कंपनी को इत्तला करेगा
कंपनी 30 दिन के अंदर आर को इस चीज़ के बारे में बता देगी। सेक्शन नंबर 171 कहता है कि जो आपने रजिस्टर मेंटेन कर रखा था डायरेक्टर्स और केएमपी की सिक्योरिटीज़ का होल्डिंग का, वो आप इंस्पेक्शन के लिए रखोगे। इंस्पेक्शन के लिए रखोगे और कोई बंदा अगर मांगता है कि हमें एक कॉपी दे दो इसकी, तो 30 दिन के अंदर आप उसको कॉपी भी दे दोगे। कोई मेंबर अगर मांगते हैं एज में भी इस चीज़ को रखोगे। अगर कंपनी रिफ्यूज़ कर देती है कि हम इंस्पेक्शन नहीं करवाएंगे या 30 दिन के अंदर उसको कॉपी नहीं देती है, तो रजिस्ट्रार कोई बंदा अगर उसको एप्लीकेशन देता है तो रजिस्ट्रार उसके बेसिस पे इंस्पेक्शन का ऑर्डर पास कर सकते हैं। सेक्शन नंबर 172 कहता है कि पनिशमेंट, अगर कोई भी कंपनी डिफॉल्ट कर जाती है, कंपनी उसके ऑफिसर के ऊपर 50,000 रुपये तक का फाइन, 50,000 रुपये का फाइन और कंटिन्यूइंग फेलियर की केस में 500 रुपये तक का फाइन लगा सकते हैं, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 3 लाख रुपये। और ऑफिसर जो डिफॉल्ट में था उसके ऊपर हम 1 लाख रुपये का फाइन लगाएंगे। रूल्स की बात करें, रूल नंबर 7, 8, 9, 10 सारे रूल्स हो गए हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है जो आपको इंपॉर्टेंट हो। ठीक है।